Good morning student, welcome back to Sanchit Academy. Actually in the last turn we have to study about what is arithmetic progression. Last turn पे हमने पढ़ा था arithmetic progression और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज थे सारे हमने सॉल्व कर लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट जो चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है हमें सिमिलर ट्रायंगल और ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है. ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है और हमें यही पढ़ना है कि ये सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है. ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पता करें कि ये सिमिलर ट्रायंगल है क्या. ठीक है, सिमिलर के पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये कॉन्ग्रुएंट क्या चीज़ है और कॉन्ग्रुएंट आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है. कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं? तो एक टर्म हमने पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंट. ये कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? वहाँ पे आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा था. तो कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं? कोई भी दो फिगर हम ले लें, जैसे ये हमारे पाम हो गए, तो कोई भी दो फिगर ले लें, कोई भी दो फिगर ले लें, यानी तो बोथ द फिगर आर सुपर इम्पोज ईच अदर. अगर दोनों के दोनों फिगर एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर दें तो उस केस में फिर वो आपके लिए कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. कोई भी दो फिगर जैसे हमारे हैंड्स पामी हुए तो ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देंगे और अगर ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं. समझ में आई बात? कॉन्ग्रुएंट किसे कहते थे? क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा था. तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या था? आप कोई भी दो ट्रायंगल लेते थे वो कॉन्ग्रुएंट तभी होते थे जब वो दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देते थे. और जब भी दो ट्रायंगल आपस में एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते थे तो उस केस में आप कहते थे क्या कि इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर है. ठीक है, तो जब आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो वहाँ पे आपने पढ़ा कि two triangles are said to be congruent if their corresponding angles are equal and corresponding sides और ऑल्सो इक्वल. जो करस्पॉन्डिंग एंगल थे वो भी बराबर थे और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स थे वो भी बराबर थे. और अगर ये दोनों कंडीशन को कोई भी दो ट्रायंगल सेटिस्फाई करते रहते थे तो आप कह देते थे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. यही आपने किया था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में. तो जैसे कि अगर मैं एक ट्रायंगल ले लेता ABC, यहाँ पे ना हो तो हम लिख भी दें, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ABC और मैंने एक ट्रायंगल ले लिया आपके लिए ये DEF. ये दो ट्रायंगल ले लिए. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, अगर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होता ट्रायंगल DEF तो आपको याद होगा ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता. AB इज इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF. और साथ साथ जो करस्पॉन्डिंग एंगल थे, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, ये बराबर होते थे. और जब ये बराबर होते थे तो कह देते थे कि आपका ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. तो ये तो हुआ कॉन्ग्रुएंट. हमें यहाँ पे पढ़ना है सिमिलर किसे कहते हैं. ये सिमिलर क्या चीज़ है? सिमिलर क्या चीज़ है? तो देखिए सिमिलर का मतलब क्या है कि कोई भी दो फिगर हम ले लें, कोई भी दो फिगर ले लें और वो दोनों फिगर सिमिलर फिगर की कैटेगरी में तभी आएंगे जब उनका शेप सेम हो और साइज मे नॉट बी सेम. मे नॉट बी सेम कहने का मतलब समझ रहे हो? कोई भी दो फिगर ले लीजिए, जैसे ये दो लाइंस ले ली, ये दो लाइंस ले ली मैंने. क्या ये दोनों लाइंस सिमिलर हैं? हो सकती है. शेप तो सेम है, दोनों का शेप कैसा है? स्ट्रेट शेप है, पर साइज बराबर है या नहीं है इससे मतलब शेप सेम होना चाहिए. साइज में भी बराबर हो जाए या ना हो, बट वो बात की बात, शेप सेम होना चाहिए. अगर शेप सेम है तो फिगर आप सिमिलर कह सकते. उसके बाद से उसमें भी कुछ कंडीशंस हमें अप्लाई करनी. दो सर्कल्स हैं, ये बताइए इन दोनों सर्कल को आप कॉन्ग्रुएंट सर्कल कह सकते हो? कॉन्ग्रुएंट तो कभी नहीं हो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में वो सुपर इम्पोज कर जाने चाहिए और ये सुपर इम्पोज नहीं कर पाए. टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if their shape and size both are same.
शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए। लेकिन सिमिलर के लिए टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर शेप इज सेम बट साइज मे नॉट बी सेम। साइज सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब अगर इनको लिया जाए, ये दो सर्कल्स, दोनों का रेडियस मान लीजिए आर ही है, तो कॉन्ग्रुएंट तो है ये, कॉन्ग्रुएंट तो ये है, बट क्या ये सिमिलर है? सिमिलर के लिए शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम है, साइज मे नॉट बी सेम। साइज सेम हो या ना हो उससे अभी हमें मतलब नहीं, तो इनको हम एक तरह से सिमिलर भी कह सकते हैं। इसका मतलब जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं ये सब के सब सिमिलर भी होते हैं, बट सारे सिमिलर फिगर may not be congruent. Only those similar figures are said to be congruent if their corresponding sides and corresponding angles are equal. ये कह सकते हो only those similar figures are congruent if their shape and size both are equal, both are same. उस केस में जितने भी सिमिलर होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, पर जितने भी कॉन्ग्रुएंट हैं वो सिमिलर डेड श्योर है। क्लास 9th में जितने भी आपने ट्रायंगल्स पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वो सब के सब सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर? तो ये हुआ आपका कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। समझ में आई बात? तो चलिए देखिए, हमने अभी आपको क्या बताया, हम लोगों ने बेसिक डिफरेंस देखा कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बीच का। कॉन्ग्रुएंट क्या था? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर शेप एंड साइज बोथ आर सेम। और सिमिलर हमने क्या देखा कि टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर शेप इज सेम बट साइज मे नॉट बी सेम। अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, दैट इज सिमिलर पॉलीगॉन। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है आपके लिए सिमिलर पॉलीगॉन। ये सिमिलर पॉलीगॉन क्या होता है? तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये पॉलीगॉन क्या होता है। देखिए, कोई भी क्लोज्ड फिगर, एनी क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो 3 या 3 लाइन से क्लोज्ड है, 3 या 3 से अधिक लाइन से क्लोज्ड है, वो आपके लिए पॉलीगॉन की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे के सारे आपके पॉलीगॉन ही हैं। तो अगर आपके पास दो पॉलीगॉन्स हैं तो वो दो पॉलीगॉन्स आपके सिमिलर कब होंगे? चलिए देखा जाए, टू polygons are said to be similar if and only if पहला corresponding angles are equal, जो corresponding एंगल होंगे दोनों पॉलीगॉन में बराबर होंगे, और दूसरा corresponding sides are proportional का मतलब corresponding sides का रेशियो बराबर। तो कोई भी दो पॉलीगॉन सिमिलर तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर हो, मतलब कि करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। क्लियर? अब आ जाते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल पे। चलिए यहां से इसी पे लिख दिया जाए। अब हम अगला आ जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो देखिए, टू ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल आप ले लीजिए, वो सिमिलर तभी होंगे जब करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। पॉलीगॉन भी, ट्रायंगल भी तो एक पॉलीगॉन ही है, तो जो कंडीशन पॉलीगॉन के लिए सेटिस्फाई करेगा वही कंडीशन आपके ट्रायंगल के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। तो दो ट्रायंगल आपके सिमिलर तभी होंगे जब वो दोनों इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे एक ट्रायंगल आपके लिए हो गया एबीसी, एक ट्रायंगल हो गया आपके लिए एबीसी, और एक ट्रायंगल हो गया आपके लिए डीईएफ। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलरिटी का साइन आपको पता होना चाहिए। जो सिंबल है सिमिलरिटी का, वो आपके लिए ये सिंबल है सिमिलरिटी का। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आपको याद होगा, तो बस ऊपर वाला ये है, नीचे वाले जो इक्वल टू है वो नहीं इंडिकेट होगा। ठीक है? तो अगर हम कह दें यहां से कि जो ट्रायंगल एबीसी है
वो सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, तो ये पॉसिबल तभी है जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, और साथ साथ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर, मतलब कि ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है। और अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर आप कह सकते हो कि आपका ट्रायंगल सिमिलर है। समझ में आई बात? तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के बीच का। और कोई भी ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? तो जब वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कॉन्ग्रुएंट में करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाते थे, इसमें केवल करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, साइड्स बराबर नहीं होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। क्लियर? तो ये हुआ आपके लिए सिमिलर ट्रायंगल। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे लिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको आप थियरम्स थ्योरम भी कहते हो। तो चलिए देखा जाए ये है क्या चीज। तो चलिए हम बात करने जाते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो पहले देखा जाए ये है क्या चीज। कह रहा है क्या कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। बात समझ में आ रही है? तो पहले प्रूफ इसको करे, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। कह रहा है क्या कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे ये आपके पास एक ट्रायंगल है और इसकी किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो बाकी दोनों साइड को इंटरसेक्ट भी करता है, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। जैसे मैंने ये एबीसी एक ट्रायंगल ले लिया और कह रहे हैं डी एक लाइन है जो बीसी के पैरेलल है, डी एक लाइन है जो बीसी के पैरेलल है, तो कह रहा है दैट इट डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये जो लाइन है जो दोनों साइड्स है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन बीसी। यही आपका थ्योरम है। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन है जो थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यही आपको प्रूफ कर देना है, ठीक है? तो चलिए प्रूफ किया जाए। तो प्रूफ करने के लिए पहले हम अपना ट्रायंगल बना लें। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और ये एक लाइन हो गई डी जो बीसी के पैरेलल है, ठीक है? तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए। ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या टर्म उसमें गिवन है। तो गिवन इसमें क्या है? ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी इन विच, और क्या गिवन है? ये गिवन है कि जो डी है वो पैरेलल है बीसी के, जो डी है साइड वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है? दूसरी चीज हम ये लिखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ करना है कि डी इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ किया जाए, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए इसमें कुछ हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या चाहिए हमें? कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे क्या? कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो हम इस डीसी और बीई को ज्वाइन कर देंगे, डीसी और बीई को ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन वाली जो लाइन होती है हमेशा डॉटेड से बनाइए। और दूसरा, इस ई से इस एडी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और एक परपेंडिकुलर यहां से। तो ये हो गया हमारा एम और ये हो गया एन। ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। मतलब कि क्या लिखा कंस्ट्रक्शन में? ड्रॉ ईएम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड dn परपेंडिकुलर ऑन AC, और फिर ज्वाइन DC एंड EB, ठीक है? अब चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ किया जाए तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो ऊपर वाला ट्रायंगल है उसकी एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। चलिए बताइए इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी?
देखिए किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा बेस हो गया एडी, तो 1/2 बेस इज एडी, और हाइट कितनी ले ली जाए, जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होती है, तो ये हमने ले लिया ईएम। ऐसे ही दूसरी बार हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई निकाल, ये वाला ट्रायंगल बीडी। देखिए इस साइड पे ये जो दोनों बेस से जो दोनों ट्रायंगल बन रहा है उनकी एरिया निकाल देंगे। तो बीडीई की एरिया जब निकाले जाएंगे तो 1/2 बेस तो बीडी हो गया, और हाइट क्या होगा इसका, हाइट तो हमारा ये भी रहेगा ना। कई बच्चे इसको हाइट समझ लेते हैं डी को, तो डी हाइट थोड़ी है, हाइट तो आपका ईएम ही होगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपका घर है और आपकी बिल्डिंग का शेप ये होता, और मैं पूछता आपके घर की हाइट क्या है, तो हाइट हमेशा आप परपेंडिकुलर हाइट ही कंसीडर करते हो, आप इसको हाइट नहीं ले लोगे, ये तो स्लैंट हाइट हो जाएगी। तो वही काम इसमें भी है, हाइट तो हमारा टॉप और बेस के बीच का परपेंडिकुलर ईएम ही है, तो हाइट हमारी ईएम ही रहेगी। तो हो गया। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू एडीई की एरिया थी 1/2 एडी इंटू ईएम, और ये था हमारा 1/2 बीडी इंटू ईएम। तो ईएम से ईएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इट इज एडी अपॉन बीडी। कंडीशन नंबर 1, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 तो निकल गया। चलिए जरा इसको मिटा दिया जाए, आपने तो इसको पॉज करके नोट ही कर लिया होगा। अब देखिए जो भी काम हमने इधर से किया, अब वही हम काम उधर से भी करते हैं ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिमिलरली एरिया उधर से अगर देखेंगे तो एडीई ही रहेगा ट्रायंगल, और एक हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। तो एडीई की एरिया हो जाएगी 1/2 बेस ए, और हाइट इज डीएन, और ये हो जाएगा 1/2 बेस इज ईसी, और हेयर ऑल्सो हाइट इज डीएन, सेम तरीके से। तो 1/2 डीएन से डीएन कट जाएगा, इट इज ए अपॉन ईसी। कंडीशन नंबर 2। अब जरा 1 और 2 को ध्यान से देखिए, जो चीज प्रूफ करना है वो तो आ चुका है, बट जरा लेफ्ट हैंड साइड देखिए, उसके टॉप में एडी है तो इसके भी टॉप में एडी है, लेकिन इसके बेस में डीईसी है और इसके बेस में बीडी है। तो डीईसी को देखिए, यही है ना, और इसको देखिए, बीडी और डीसी ट्रायंगल को देखिए, दोनों के एरिया इक्वल है कि नहीं है। अरे आप लिख नहीं सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। कैसे? अरे 9th में आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है, एक ही बेस से ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, और पढ़ा हुआ है ना, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल हैविंग इक्वल इन एरिया। तो एक ही बेस से बन रहे हैं और सेम पैरेलल में बन रहे हैं, तो एरिया बराबर होगी कि नहीं होगी? ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, और यह आपके लिए हो जाएगा कंडीशन 3rd। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, बीडी की जगह डीसी की जगह बीडी रख दोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर एलएचएस इक्वल तो आरएचएस भी इक्वल, तो हो जाएगा यहां से एडी अपॉन बीडी या डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। बीडी को अब डीबी लिख लो, ज्यादा बेटर लगेगा, और ये आपका हो गया थ्योरम। तो ये तो आपके लिए थ्योरम हुआ ना। तो चलिए ये तो हुआ थ्योरम, और इस रिजल्ट को याद रखिएगा कि जब भी किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी तो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब इसी थ्योरम से रिलेटेड 2 रिजल्ट आपके पास और है, अब इसको मिटा लीजिए। इसी थ्योरम से रिलेटेड 2 रिजल्ट जिनको आप लोग कोरोलरी भी कहते हो, अब इसको मिटा दिया जाए,
इसका कोई काम नहीं है अब आपके लिए, ये हो गया, थ्योरम प्रूफ हो गया, थ्योरम प्रूफ हो गया। तो चलिए अब कोरोलरी है आपके पास। कोरोलरी होती क्या है, याद है कि नहीं याद है? 9th में एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ द थ्योरम, ये थ्योरम का ही पार्ट होता है, एंड विच कैन बी इजीली प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ द थ्योरम, और जिनको थ्योरम के थ्रू ही प्रूव भी किया जाता है। तो है क्या, कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी पैरेलल टू बी सी, तो कह रहा है प्रूफ कर दीजिए। अब प्रूफ क्या करना है, एक आपको प्रूफ कर देना है ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, और दूसरा प्रूफ कर देना आपको ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। कह रहा है ये दोनों प्रूफ कर दीजिए। तो प्रूफ किया जाए, सबसे पहले फर्स्ट वाले प्रूफ करता है। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी डी जो है वो बीसी के पैरेलल है कि नहीं है, गिवन में है कि नहीं है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर एक लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है तो इसमें थियरम्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है कि नहीं। थियरम्स थ्योरम कहिए या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहिए, जो भी कह लो, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी। अभी आपने प्रूफ किया था 2 मिनट पहले, ए अपॉन ई सी। अब रिजल्ट ये लाना है, ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर तो आ चुका है दोनों का, डिनोमिनेटर में चेंजिंग लाना है। तो डिनोमिनेटर में चेंजिंग लाने के लिए क्या किया जाए, डिनोमिनेटर में चेंजिंग लाने के लिए क्या किया जाए, डिनोमिनेटर में चेंजिंग लाने के लिए हम ना हो तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसका रेसिप्रोकल ले लें, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हो जाएगा एडी डीबी अपॉन एडी इक्वल टू ईसी अपॉन ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप एक जोड़ दीजिए, इधर भी 1 ऐड कर दिया और इधर भी आपने 1 ऐड कर दिया। तो जब 1 ऐड किया तो एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा डीबी प्लस एडी अपॉन एडी, और इधर हो जाना आपका ईसी प्लस ए अपॉन ए। तो डीबी प्लस एडी, डीबी और एडी मिलकर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा अपॉन एडी इक्वल टू ए सी अपॉन ए। रेसिप्रोकल कर लीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल अगेन, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी। ये देखिए प्रूफ हो गया, ए डी अपॉन ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन, सॉरी ये ए सी, ए डी अपॉन ए सी, ए अपॉन ए सी। क्लियर, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ये आपका प्रूफ हो गया। अब आ जाते हैं हम सेकंड पे, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। दूसरा प्रूफ करते हैं, तो इसमें भी अगेन आप वही रिजल्ट अप्लाई करिए, क्योंकि डी पैरेलल है बीसी पे, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो हो जाना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। देखिए इसमें डिनोमिनेटर है तो इसमें रेसिप्रोकल करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, +1 कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Now take out the LCM, it is AB plus DB upon DB. Here it is AE plus EC upon EC. Now AD plus DB is AB upon DB equal to AC upon. तो देखिए ये सेकंड है। इन दोनों रिजल्ट को याद रखिएगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका काफी ज्यादा यूज है, ठीक है। और थियरम्स थ्योरम तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है।
हाँ, तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारे लिए कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है इसका कन्वर्स क्या है, जिसको कि आप थेल्स थ्योरम का कन्वर्स कर सकते हो। ठीक है, उसी जो आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा उसी का ये रिवर्स है क्या चीज, कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन है और वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे तो प्रूफ कर दीजिए कि जो लाइन होती है वो हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होती है। यही प्रूफ करना है आपको इसमें, मतलब कि उसमें लाइन पैरेलल थी और सेम रेशियो में डिवाइड करना था, इसमें सेम रेशियो में डिवाइड है और लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम अपना डायग्राम बना लें। ये हो गया हमारा डायग्राम। ये ट्रायंगल एबीसी ले लिया जाए और ये लाइन हो गई हमारी डी। जो बीसी के पैरेलल है। तो सबसे पहले गिवन लिख लिया जाए इसमें। गिवन में क्या है, गिवन में है ट्रायंगल एबीसी इन विच, इसमें सेम रेशियो में डिवाइड है, ये गिवन है। ट्रायंगल एबीसी इन विच एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। ध्यान से जरा सुनिए हमारी बात। कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी है और एक लाइन है जो इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो ये मैंने लाइन बना दी और कह रहा है ये इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये डी बीसी के पैरेलल है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि डी इज पैरेलल टू बीसी। तो चलिए प्रूफ किया जाए। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब हम जैसे आपने √2 और √3 को इरेशनल प्रूफ किया था चैप्टर नंबर 1 में, तो ठीक वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। हम मान लेते हैं कि लेट डी नॉट पैरेलल टू बीसी। हमने मान लिया कि डी बीसी के पैरेलल नहीं है। तो अगर डी बीसी के पैरेलल नहीं है तो हम कोई ना कोई एक लाइन तो होगी, then there must be a line which is parallel to BC. Then there must be a line parallel to BC. मान लेना कि एक लाइन BC के पैरेलल होगी, तो हम मान लेते हैं कि let D of parallel to BC। हमने मान लिया कि एक लाइन है डी एफ, वो बीसी के पैरेलल है। ये हमने एक लाइन बना दी डी एफ पैरेलल है बीसी। तो अगर डी एफ पैरेलल है बीसी के तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगा तो ये हो जाएगा एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, एंड दैट इज आवर कंडीशन नंबर फर्स्ट। But it is given that, but इसमें कुछ गिवन में दिया गया है। क्या गिवन में दिया गया है कि AD अपॉन DB जो है वो बराबर है AE अपॉन EC के, कंडीशन नंबर 2। तो अब जरा फ्रॉम 1 and 2 कर दीजिए यहां से, फ्रॉम 1 and 2 मिटा दीजिए इसको, स्टेटमेंट को। आपने तो नोट कर लिया होगा ये। तो फ्रॉम 1 and 2 करेंगे तो एलएचएस दोनों का सेम है, तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये आ गया कि नहीं आ गया? तो अब अगर ये आ गया तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ 1 आप ऐड कर दीजिए, तो ए अपॉन ई सी प्लस 1, जैसे कोरोडी में किया था आपने, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। ना हो तो लिख सकते हो ऐड प्लस 1। तो यहां से आप लिख सकते हो ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी, और यहां से लिख सकते हो ए प्लस ई सी अपॉन ई सी। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अब यहां से जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन एफ सी, और ये हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए प्लस ई सी ए सी, ए सी से ए सी कैंसल,
इट इज एफ सी अपॉन ई सी। देखिए इधर ए एफ प्लस एफ सी विच इज ए सी, और एक में था ए प्लस ई सी विच इज ऑल्सो ए सी। तो अब कह रहा है एफ सी और ई सी बराबर है, एफ सी और ई सी बराबर है। तो अगर एफ सी और ई सी बराबर है तो जरा ध्यान से देखिए, एक ही स्ट्रेट लाइन में, एक ही स्ट्रेट लाइन में दो लड़के खड़े हैं और एक सिंगल पॉइंट से क्या दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी? क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। एक स्ट्रेट लाइन में एक ही पॉइंट से दो अलग अलग पॉइंट के डिस्टेंस कभी बराबर नहीं हो सकती, विच इज इम्पॉसिबल। ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है। एंड पॉसिबल ओनली व्हेन, पॉसिबल कब है? व्हेन ई एंड एफ कोइंसाइड्स। और भाई जब ई और एफ कोइंसाइड हो जाएगा तो चाहे डी पैरेलल बीसी के कहो चाहे डी एफ पैरेलल बीसी, तो एक ही पॉइंट हो गया ना, और एक पॉइंट को दो नाम से तो बुलाओगे नहीं, इसका मतलब डी पैरेलल टू बीसी। और ये आपका कन्वर्स ऑफ थियरस थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ध्यान से इनसे दोनों थ्योरम को आप एक बार रिवाइज करिए अपना। इसके बाद हम अपना फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। एट लास्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।